फवाद चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आपने देखा अपोजिशन खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, पीडीएम के सरबराही इजलास में अहम फैसले भी किए गए, फिर आपके इत्तेहादियों से भी मुलाकातें ये लोग कर रहे हैं, फिर ये भी दावा किया जा रहा है कि ना सिर्फ आपके इत्तेहादी बल्कि आपके कुछ वज़रा भी आप हुकूमत को छोड़कर पीडीएम में अपोजिशन के साथ जो है शामिल हो जाएंगे। देखिए, बात यह है कि अभी भी आप अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो आखिरी सवाल ये था कि कहाँ अदम एतमाद लाएंगे। वो कहते हैं कि जहाँ पे ला सकेंगे वहाँ पे लाएंगे। बदकिस्मती ये है कि एक बहुत ही बोनों के ऊपर मुश्तमिल जो है वो एक सियासी अपोजिशन है। पहले साल से अब तक अगर आप देखें तो तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 7 दफा ये मार्च हो चुके हैं और तकरीबन इसके अलावा कोई ओवरऑल 13 से ज्यादा कोशिशें हुकूमत हटाने की ये कर चुके हैं। लेकिन चूंकि इनके पास कैपेसिटी नहीं है और इनका एक कोई पॉलिटिकल विजन नहीं है, अभी भी आप देखिए तो ये जो सारी अपोजिशन है ये चूं-चूं का मुरब्बा है। इस वक्त दुनिया में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो इस अपोजिशन की जो ज़हनी दस्तरस है उससे बहुत आगे है। अभी वज़ीर आज़म जो है वो चीन तशरीफ लेके गए, अभी वो जो है वो रशिया रूस जा रहे हैं। इंटरनेशनल जो इस वक्त स्पेक्ट्रम है वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो इस अपोजिशन की कॉम्प्रिहेंशन से ही बाहर है। सो ये जो एक रोज की एक हमारा मीडिया पे भी खामखा एक अहमियत इनको मिलती है, लेकिन चूंकि फ्रेंकली हमारे यहाँ को ज्यादातर उस तरह से कोई यही बात एक चीज है और इसीलिए देखिए फवाद, बार बार जो अपोजिशन कहती है वो ये है कि हालात बदल गए हैं। पहले ये खेल किसी और के हाथ में था, अब चाबी किसी और के हाथ में चली गई है या हमारे हाथ में आ गई है, तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि बदले हुए हालात में तरीके अदम एतमाद ले आए। ये क्या वाकई आपके कोई हालात कहीं बदल गए हैं पसे पर्दा या पेशे पर्दा? तो ये फिर होता है ना, अगर आपके रिसर्चर जो हैं वो ये करें कि जो पहला लॉन्ग मार्च मौलाना फजलुर रहमान ने किया था उससे पहले की तकरीरें इनकी सुनाएं, उसमें भी वो यही कह रहे थे कि अब इनके हालात में वो नहीं रहा और अदारे जो है वो एक पेज पे नहीं रहे। उसके बाद आप बताइए कि जब मरियम नवाज ने तकरीरें की और अचानक कहा कि नहीं ये हुकूमत जनवरी में चली जाएगी और ये एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ ही रही, फिर 2-3 महीने बिलावल भुट्टो और आसिफ ज़रदारी जो है वो लगे रहे। इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम ये टॉपिक लें तो उससे जो 3.5 साल में जो पिछली तहरीकें इस अपोजिशन ने अनाउंस की और उससे पहले उनकी जो तकरीरें हुई वो साथ रखी जाएं ताकि एक एनालिसिस हो सके सही तरीके से कि आखिर इनकी जो फर्क क्या है पहले में और अब में, और आपको एहसास होगा कोई फर्क नहीं है। और ये एक फवाद चौधरी साहब, हम तो इस प्रोग्राम पे एक्चुअली थोड़ा फैसिशियसली ये बात कर चुके हैं कि गवर्नमेंट को 100 रुपये का टैक्स लगा देना चाहिए हर दफ़ा जब कोई हुकूमत की उल्टी गिनती करे, तो मेरा ख्याल है कि कुछ अरसे में ही हमारा नेशनल डेट पे ऑफ हो जाएगा जितनी दफ़ा हुकूमत गिराने की बात इस मुल्क के अंदर होती है। लेकिन सर, आपने जो बात की ये बात ज़रूरी है कि इंटरनेशनल स्फेयर के ऊपर बहुत मूवमेंट हो रही है। हमारे गिरदो नवाह के अंदर तो जो हो रही है सो हो रही है, लेकिन यूक्रेन के मसले के ऊपर अभी कल प्रेसिडेंट बाइडन ने भी अपनी स्पीच के अंदर बड़ी ख़तरनाक सी बात की कि अगर वहाँ पे कोई कॉन्फ्रंटेशन होगी तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं रशिया। तो आपको नहीं लगता कि इन इश्यूज़ के ऊपर गवर्नमेंट का नैरेटिव थोड़ा सा ज़्यादा फोर्सफुली आना चाहिए? ये गवर्नमेंट ही के कुछ स्पोक्स पर्सन्स, कुछ वज़रा, कुछ दीगर लोग हैं जो बज़िद हैं नून में से शीन, शीन में से मीम, मीम में से हा निकालने में, और जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं उन पर कोई बहस नहीं हो रही। नहीं, ये साथ ऐसा है नहीं है। ये गवर्नमेंट के या अपोजिशन के कंट्रोल में नहीं होता। जो एंकर्स बैठते हैं, जो चैनल्स एडिटोरियल बनाते हैं, यही तो एक प्रॉब्लम अभी पाकिस्तान को सीरियस आता है कि अगर आप हिंदुस्तान के चैनल उठा, मसलन ये जो चाइना का विजिट हुआ है और हबीब अकरम शायद प्रोबेबली इज द ओनली पर्सन जिन्होंने इसके ऊपर एक्सटेंसिव प्रोग्राम भी किया, लिखा भी, या शायद 2-3 और फॉरेन पॉलिसी वाले। अगर आप इंडिया की कवरेज उठा के देखें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की, वो पाकिस्तान से मेरा ख्याल है कम से कम 30 गुना ज्यादा होगी। हमारे मीडिया में उसके ऊपर कोई उस तरह की डिस्कशन, और डिस्कशन भी हुई तो क्या कि जी वो देखें वज़ीर सदर खुद लेने नहीं आए, यानी बायलैटरल और मल्टीलैटरल का भी नहीं पता था हमारे एंकर्स को। उसके बाद जो प्रेसिडेंट शी की के तस्वीर रिलीज जो है वो कैसे होती है, जो ज्वाइंट कम्युनिके है वो कैसे बनता है,
बड़ी बेसिक जो हमारी एक इंटरनेशनल रिलेशंस की चीजें हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स भी उसके ऊपर जो है फवाद चौधरी नहीं साहब, जानते। जाहिर है मीडिया की खबर का एक उसूल ये है कि जितनी करीब होगी जोग्राफिकली और वक्त के एतबार से उतनी ही ज़्यादा अहम होगी। बहरहाल ये तो एक अलग बहस है। जी। फैसलाबाद में बात हो रही है कि आपके कुछ लोग रवाबित में हैं अपोजिशन के साथ। देखिए, बात यह है कि ये जो खेल है ना, ये बड़े अरसे से पाकिस्तान में होता है और लोग, कोई साथ नहीं रहेगा अगर हुकूमत कमजोर हो जाएगी, और कोई छोड़ के नहीं जाएगा जब तक हुकूमत तगड़ी है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो बंदे थोड़े बहुत भी अकल रखते हैं उनको पता है कि जो इमरान खान को छोड़ेगा वो जीरो हो जाएगा। लिहाजा रवाबत हो ना सिर्फ ये कि कोई छोड़ के नहीं जाएगा, बल्कि मौका अगर आया तो और इनकी शिकस्त को देखते हुए आप देखेंगे बहुत सारे लोग इनसे छोड़ देंगे। और इस वक्त जो शरीफ फैमिली को और जरदारी को एक इंटरनल पार्टीज के अंदर एक जो प्रेशर का सामना, मतलब आप देखिए ना, इतनी बड़ी गेम हो रही है, ख्वाजा आसिफ की तरह इतनी बड़ी इनकी जो सारा ये चल रहा है, ये तो फैमिली लिमिटेड कंपनी बन गई है ना। 3 लोग बैठ गए, मरियम हमजा और शहबाज और फजलुर रहमान बैठ जाते हैं, बाकी PMLN किधर है। इसी तरीके से जो फवाद साहब एक बताइएगा, ये आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, और ये भी बताइएगा कि आप भी कह रहे हैं कि वक्त आएगा तो उनके लोग टूट जाएंगे। PMLN और PDM कहती है कि वक्त आएगा तो PTI के अंदर से नकब लग जाएगी। कहीं फिर से हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला तो नहीं शुरू हो गया? आप दोनों जमातें कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ तो रवाज नहीं है, ना ही हमारा, हम तो सच्ची बात है अच्छा खाना भी खिला के खुश नहीं होते लोगों को जो कि आमतौर पे खिलाते हैं। उनकी तरफ तो एक पुराना रवाज है, वरना यूसुफ रजा गिलानी कैसे सेनेट में पहुंचते, सही बात है, हर एक को पता है कैसे हुआ। और ये एक, लेकिन मैं आपको बड़ी सिंपल मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जो भी देखिए होता ये है कि एक पोस्ट इवेंट एनालिसिस भी करना होता है। इवेंट ही नहीं है, पोस्ट इवेंट एनालिसिस। पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इज पूरर। पाकिस्तान की जो इस वक्त एक स्पेक्ट्रम है सारे का सारा, उसमें कोई भी आदमी जो इस वक्त एक बड़ा इवेंट हुआ है जिसको उतना हमने डिस्कस नहीं किया कि पीपल्स पार्टी ने PMLN के हक में पंजाब को सरेंडर कर दिया है और सिंध को पंजाब ने ये PMLN ने सरेंडर कर दिया है। यानी दोनों पार्टीज ने तस्लीम कर लिया है कि वो इलाकाई जमातें हैं और उनकी जो नेशनल एक कुव्वत थी वो अब वो नहीं रही है। और ये जो मुलाकात हुई इसमें ये बातें अब सामने आई। इसके अलावा इस अपोजिशन को बड़ा वक्त लगेगा, और जो दोनों देखें बिलावल और मरियम पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उनका राइट है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप टॉप के ऊपर से ही आ जाए। आप मेयर के इलेक्शन लड़ें, आप लाहौर के मेयर से शुरू हों, वो कराची के मेयर से शुरू हों और अपनी पार्टी में अपनी जगह बनाएं और ऊपर आए। इस वक्त तो जो इनकी पॉलिटिक्स है, अब जो फजलुर रहमान साहब देखें, क्या कोई मुल्क पाकिस्तान जैसा एटमी मुल्क, उस मुल्क में फजलुर रहमान जैसे शख्स को दुनिया कोई जो आपके ख्याल में लीडर मान लेगी? आपके ख्याल में पाकिस्तान के एटमी हथियार जो हैं वो फजलुर रहमान जैसे जो साहिबान हैं या जो एक एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, क्या उनको उनके हवाले दुनिया कर देगी? ये तो बच्चों वाली बातें हैं जिस वक्त। फवाद चौधरी साहब, ये तो आपको लगता है कि ऑपोजिशन का ये हरबा भी नाकाम होगा और अदम एतमाद की तहरीक भी इनकी नाकाम हो जाएगी, लेकिन धरनों का भी ये कह रहे हैं हमारे लॉन्ग मार्च भी होंगे, 2 बड़े लॉन्ग मार्च आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी का भी, PDM का भी, उससे आप लोग कैसे निपटेंगे? जाहिर है जैसा कि हुकूमत हमें बताती है कि मईशत भी अब राइट ट्रैक पर चल निकली है, इकोनॉमी स्टेबल है, ऐसे में तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। देखिए जी, लॉन्ग मार्चेज आर प्रॉब्लमेटिक, कोई शुबा नहीं, ये बात आपकी सही है कि जब आप इतनी फ्रेजाइल इकोनॉमी हो, एक आपका पूरा जो चल रहा हो मामला, उसमें आप जो है वो एक जब एज के ऊपर हो, तो इस तरह के इवेंट्स जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो उसमें आपकी चीजें खराब होती हैं, फिर आपकी तवज्जो भी हट जाती है। मतलब आप देखें ना, डिस्कशन इकोनॉमी के ऊपर नहीं होंगी, वो डिस्कशन लॉन्ग मार्जिन के ऊपर शुरू हो जाएंगी, तो जाहिर है एक न्यूसेंस है। बट वी हैव टू लिव विद दैट, ये पाकिस्तान में कल्चर है। लेकिन मैं सिर्फ इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त जो इदारे हैं उनके दरमियान जिस किस्म की हम आहंगी इमरान खान के साथ है और जो माहौल आज है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रहा, और 3.5 साल के बाद तो कभी भी नहीं रहा। ये एक नॉवल इस वक्त जो है वो चीज है, एंड दिस इज अ होप फॉर पाकिस्तान। चौधरी साहब एक
ایک آپ کے وقت کے وہ لیتے ہوئے ایک اور سوال, آخری سوال سر, کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک اپوزیشن کی پالیٹکس کا ایک مرکز نواز شریف صاحب ہیں. اگر نواز شریف صاحب واپس کسی وجہ سے آ جاتے ہیں یا بلا لیے جاتے ہیں یا لے آئے جاتے ہیں تو اپوزیشن کی جماعتوں میں ایک مختلف قسم کی سینٹیمنٹالٹی ہوگی. ہو سکتا ہے یہ مارچز وغیرہ کا سلسلہ تھوڑا سا مزید تقویت پکڑے. اگر وہ جیل چلے جاتے ہیں تو اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوں گے. اتنی وہ امپورٹنٹ شخصیت ہیں. ہم نے ریسنٹلی دیکھا انٹیریئر منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ وہ آ جائیں, لیکن ریاست کوئی کوشش کرتی نظر نہیں آ رہی یا کوئی قانونی چارہ گوئی کرتی نظر نہیں آ رہی. کیا کر رہی ہے ریاست اس وقت ویزا نواز شریف صاحب واپس لانے کے لیے؟ نہیں تو یہ جو نواز شریف کا اپیل ڈسمس ہوئی ہے برطانیہ میں, پہلے ویزا ایکسٹینشن کی اور پھر ان کی جو وزارت داخلہ میں اپیل ڈسمس ہوئی ہے, آپ کا خیال ہے کہ یہ حکومت کی کسی ایفرٹ کے بغیر ریجیکٹ ہوئی ہوگی؟ ظاہر ہے حکومت ایفرٹ کی رہے گی. اور ان کے واپس آنے میں دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب وہ میں نے اسی لیے ان کے چھانے کی مخالفت کی تھی کہ جب اس طرح کا بندہ باہر بیٹھ جاتا ہے تو پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پلیئر بن جاتا ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے, پچھلی دفعہ بھی جب وہ آئے تھے وہ ڈیل کر کے آئے تھے اور پوری کر کے آئے تھے. اب بھی اگر ان کا آنا, نواز شریف جتنے بہادر ہیں اور جتنا لوگ ان کو قریبی جانتے ہیں, ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ ڈیل کے بغیر وہ خود تو کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. لہٰذا اس وقت ان کی ڈیل کے چانسز ہیں یا نہیں ہے, یہ دس از سم تھنگ دیٹ اوبویسلی ہر بندے کا اپنا انالیسز ہوگا اور اپنی اگلی جو واقعات آئیں گے اس سے پتہ بھی چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ جو موجودہ اسپیکٹرم ہے اس وقت اپوزیشن کا, یہ کوئی خطرہ نہیں ہے حکومت کے لیے. فواد چودھری صاحب, آپ کہہ رہے ہیں حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے سر, لیکن باپ پارٹی والے بھی آپ لوگوں سے سیٹ مانگ رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان ابھی ملاقات بھی کر رہے ہیں کاف لیگ سے. کاف لیگ کو دیکھ کے لگ بھی یہ رہا ہے کہ ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پر ہے. تو آپ لوگوں نے بھی میک شور کر لیا, کیونکہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے پورے پتے شو نہیں کیے, تو وہ کوئی سرپرائز بھی تو دے سکتے ہیں. آپ لوگوں کی تیاری مکمل ہے, اپنے بندے اپنے ساتھ ہی ہیں؟ دیکھیے جی, فضل الرحمان صاحب وغیرہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا, کوئی بھی یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو لے لیں, کوئی بھی جو سین آدمی ہے نا, اس کو فضل الرحمان ایکچولی ہماری انشورنس ہے اس حکومت کی. سو یہ فضل الرحمان ہوں, بلاول ہوں, مریم ہوں, یہ لوگ ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ حکومت کے لیے ان کا پرابلم بالکل نہیں ہے. اور یہ اگر جو جس طریقے سے حالات جا رہے ہیں, if things continues as they are, تو یہ تو بیچارے 6-8 مہینے کی ٹوٹل گیم میں ہے. آپ دیکھتے ہیں اگلے 2 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کدھر ہوں گے. وہ ان کو آپ یہ ان کا کوئی پرابلم نہیں جی. اچھا فواد چودھری صاحب, جاتے جاتے یہ بھی بتا دیجئے کہ 10 بہترین وزارتوں کو اعزازی اسناد بھی دی گئی ہیں. آپ کی وزارت ان میں تو شامل نہیں ہے, وزیر داخلہ کی بھی نہیں تھی, انہوں نے تو احتجاجی خط لکھ دیا. وزیر خارجہ نے, معذرت, تو آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ مطمئن ہیں جہاں اس وقت سٹینڈ کرتے ہیں لسٹ میں؟ نہیں, مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے. صرف دیکھیں ایشو یہ ہے کہ میں یہی ارباب صاحب سے بات کر رہا تھا, ایکچولی وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پائے. اور آئی وش کہ اگر وہ میرے سے پہلے بیٹھتے اور ہم ایک کمیونیکیشن پلان بناتے, کیونکہ اس کا تعلق یہ بالکل میتھمیٹیکل تھا, اس کا کوئی تعلق وہ اس طرح سے کوالٹی سے نہیں تھا. اتحادی بھی ناراض ہے نا, جنہیں سیٹیں دی ہوئی ہیں, جنہیں وزارتیں دی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیوں نہیں اس لسٹ میں شامل کیا گیا. سر کرائیٹیریا بھی کوئی آبجیکٹیو کرائیٹیریا بھی سامنے نہیں آیا نا, جس پہ عوام یا میڈیا بھی پرکھ سکے کہ کس طرح یہ ایلوکیشن کی گئی. ایگزیکٹلی یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے نا, بات یہ وہ سمجھا ہی نہیں سکے کہ وہ 10 کیسے انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں. بڑی سمپل بات تھی, انہوں نے پوچھا, ہم سب منسٹری سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ کیا پروجیکٹس مکمل کریں گے, اس کے اگینسٹ پیسے ایلوکیٹ ہوں گے. اب جس نے جتنے پیسے خرچ کر لیے اتنا ان کا پروجیکٹ مکمل ہو گیا, اس کو نمبر مل گیا. اب جیسے مثلاً اگر میں نہیں ہوں تو میرے 2 پروجیکٹ جو تھے, مثلاً ایک پروجیکٹ تھا کہ آپ نے افریقہ میں پریس کونسلر لگانے ہیں, اس پریس کونسلرز کی میں گھانا, بوٹسوانا اور ان ملکوں میں, تو میں نے یہ کہا کہ یہاں پہ پریس کونسلر لگانے کی تک نہیں بنتی, ہم کلچرل سینٹر بناتے ہیں, اس پروجیکٹ کو روک لیتے ہیں. اب وہ پیسے میرے رک گئے تو وہ میرے مائنس میں چلے گئے. اس طرح سے ایک کرائیٹیریا انہوں نے بنایا, کمپلیکس کرائیٹیریا, بٹ آئی 100% ایگری وتھ یو, اس کرائیٹیریا کی کمیونیکیشن کرنا بڑا امپورٹنٹ تھا, اور بالکل ایک ہمیں ایک اٹھتی مصیبت ہی پڑ گئی. بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.